सारे आ गए या आ रहे हैं अभी लोग? Okay, so last time we are doing Laplace. Laplace में मैंने कुछ काम करने को दिया था, वो किया आप लोगों ने? इसका कोई प्रॉब्लम? डेरिवेटिव्स हमने कर लिए थे लास्ट टाइम। डेरिवेटिव्स में भी हमारे पास ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ से ये थर्ड फॉर्मूला जो था ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो था आपके पास एक जनरल फार्मूला था डेरिवेटिव्स का। ठीक है, कि आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है। लैप्लास का डेरिवेटिव नहीं कह रहा मैं डेरिवेटिव का लैप्लास कह रहा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को गौर से सुने कि मैंने क्या कहा है कि आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है। तो फिर आप जो है इस फॉर्मूला नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 के जरिए इसको एक्सपेंड करें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो लैप्लास है वो तो आप एक दफ़ा लेते हैं और वो फंक्शन का होता है। बाकी आप जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं फंक्शन से लेकर के 1 माइनस nth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स 0 पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव तो आप लैप्लास तो एक फंक्शन का निकालते हैं सिर्फ, लेकिन फंक्शन एट 0 से लेके nth ऑर्डर माइनस 1 डेरिवेटिव तक 0 पर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब n फर्स्ट कर लें 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो लैप्लास तो एक दफ़ा फंक्शन का लिया है आपने, डेरिवेटिव का नहीं लिया, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का लैप्लास। अब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लैप्लास के लिए आप क्या करेंगे, 0 ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि फंक्शन से लेकर के 4th ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालेंगे। सब 0 निकलेंगे आपके यहाँ पे। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर, पहले 0 ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सब पे 0 पे रख के वैल्यू कैलकुलेट करिए आपने, तो उन डेरिवेटिव्स को रख के फंक्शन के लैप्लास इसमें से माइनस कर देते हैं।
ठीक है, तो आपके पास जनरल फार्मूला बन जाता है। अब ये फार्मूला 7 और 8 ये आपने निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने अलजेब्रा के जरिए से, यानी कि यूजिंग द Laplace ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, यूजिंग द Laplace ऑफ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करा और यहाँ पर आपने s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाला, दैट इज cos का Laplace। और आप जो है डायरेक्ट cos का Laplace भी निकाल चुके हैं, sin का भी निकाल चुके हैं, cos का भी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें हैं, लेकिन आपने यहाँ पर करा ये है कि आपने इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया कि उसका Laplace कैसे निकालते हैं। अच्छा, आपने Laplace तो कर लिया। अब Laplace का सबसे बड़ा एडवांटेज जिसके लिए हमने ये सारी एफर्ट करी है, समझा है इसको, वो क्या है कि हमने बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करना था। और अब हम देखेंगे कि कितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, जब आप उसको Laplace के मेथड से सॉल्व करते हैं वो सिंपल अलजेब्रा बन जाता है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका क्या है कि आपको डेरिवेटिव्स आते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, n(x n-1) वाला कॉन्सेप्ट आता हो, आपको u into v पता हो, आपको u upon v पता हो, आपको सब्स्टिट्यूशन पता हो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स आते हो, आपको बाय पार्ट्स पता हो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आता हो, तब तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी मखसूस डिफरेंशियल इक्वेशन जो सीधी सादी वेरिएबल सेपरेबल के मेथड हो गए, आपके रूल्स के मेथड हो गए जो हमने शुरू में किए थे, रूल ए, रूल बी, रूल सी वाले, ठीक है ना, सिंपल सिंपल से। लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए और उसमें भी पॉसिबिलिटी नॉन लीनियर वाली हो, तो फिर थोड़ा मामला जो है वो टेढ़ा हो जाता है। फिर वेरिएबल सेपरेबल और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इतनी आसानी से नहीं चलते। तो अब हमने बेसिक अप्लाई करना है Laplace के कॉन्सेप्ट को कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर Laplace से सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव्स के जितने मेथड्स हैं वो सारे बाईपास हो जाएंगे और आपको सिंपल अलजेब्रा के मेथड से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना निस्बतन आसान हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में आप देख रहे होते कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले उसको वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में लेकर आए तो फिर आप उससे सॉल्व करेंगे, या उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म में लेकर आए तो आप उसको सॉल्व करेंगे, या सेकंड डेरिवेटिव जो है dy स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट बनकर तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी आपको प्री रिक्विजिट्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि अगर कंटिन्यूस होगा और इस तरह से होगा और इस तरह से होगा, ये कंडीशन मैच करेगी, तो फिर आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। पावर सीरीज में भी कोई कंडीशन नहीं थी आपके पास, आप किसी भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो Laplace भी तकरीबन आपको उसी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू सॉल्व और डी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, कंसीडर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। हाईएस्ट लेवल इसलिए कि आपको
इनिशियल वैल्यू में सिस्टम का कुछ थोड़ा बहुत बिहेवियर पता होता है, ज़्यादा नहीं पता होता, थोड़ा बहुत पता होता है। और अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी ना पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस सोल्यूशन को एक लिमिट तक ला के छोड़ देंगे आप, कि अगर हमें इनिशियल वैल्यू गिवन होती तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, लिहाजा आपको इनिशियल वैल्यू नहीं मालूम तो आपने वहीं तक सवाल को लाया और वहीं तक छोड़ दिया। ठीक है, तो इस हवाले से आपको सहूलत मिल जाती है उसकी। तो हम अज्यूम करते हैं कि नहीं, आपको इनिशियल वैल्यू कुछ इंफॉर्मेशन है सिस्टम के बारे में, कि जीरो पे स्लोप क्या था और स्लोप में क्या चेंज आया। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 5, वाई डबल प्राइम ए वाई प्राइम प्लस ए वाई इक्वल्स टू आर टी। अब इक्वल्स टू आर टी का मतलब कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? दिस वी कॉल एज दी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू जीरो नहीं है। आर टी आपको गिवन, as RT is given input driving force applied to mechanical or electrical system, and YD is the output response to the input to be obtained. यानी कि आपको इनपुट पता है RT और आपको आउटपुट निकालना है YT। अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? ठीक है, दिस वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को लैप्लास के मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें, क्योंकि आसानी तो एक तरफ है कि आपको कोई डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो थोड़ी सी कंपटीशन है, ये प्रोटोकॉल है। ओके, तो मैं बता रहा था कि यहाँ कोई एक प्रोटोकॉल है जिसको हमें फॉलो करना होगा, और उसका पहला स्टेप ये सेटिंग अप अ सब्सिडियरी इक्वेशन। Subsidiary equation, this is an algebraic equation for the transform y equals to L of y obtained by transforming 5 by means of 1 and 2 namely. अब 1 and 2 कौन सी थी? ये फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास, सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास। ठीक है, इन दोनों को यूज करते हुए आप इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 5 को। अब ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव को आप इक्वेशन 2 के मेथड से ट्रांसफॉर्म करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेशन 1 के मेथड से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब लिखने में आसानी रहे इसके लिए हम ये करते हैं कि हम कैपिटल Y ले लेते हैं L of y। ठीक है, तो अब आपको ये हर दफ़ा इस तरह से घुमा के L लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, L of y करके आप कैपिटल Y ले लेंगे। तो फर्क क्या हुआ?
ये जो स्मॉल y है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल y represents f of t, चाहिए क्या f of x आप जो चाहे कह लें। तो क्या हम तो t डोमेन से यहाँ सब जगह t लिखा हुआ है तो इसलिए हम t यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, क्या आप कैपिटल Y यूज कर रहे होंगे। अच्छा, obtaining transform 5 by means of 1 and 2 namely, तो अब ये सेकंड डेरिवेटिव था तो ये आपको ये देखिए क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, क्वेश्चन 2 आ गई। ठीक है, अब वो जो वहाँ लेप्लास का एल लिखा हुआ था एल ऑफ वाई, उसकी जगह आपने कैपिटल वाई ले लिया तो ये कैपिटल वाई आ गया। फिर वाई ऑफ जीरो वाई प्राइम जीरो, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था तो इक्वेशन 1 से आपने इसकी जगह फर्स्ट डेरिवेटिव रख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 से आ गया, ये इक्वेशन 2 से आ गया। बी वाई जो था वो बी कैपिटल वाई बन गया। आप यूँ समझ लें कि आपने टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड, ये आपने दोनों तरफ ले लिया है। ठीक है, अगर आपने दोनों तरफ ले लिया है तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बाहर भी आपने लिख लिया यू करके लेप्लास। ठीक है, और ये पूरा आ गया यहाँ तक, पूरी इक्वेशन इसमें आ गई। यानी कि डबल प्राइम के ऊपर भी है, सिंगल प्राइम के ऊपर भी है, वाई के ऊपर भी है, आर टी के ऊपर भी, हर चीज के ऊपर भी। तो डबल प्राइम पे लगाया आपने तो ये वाली पूरी चीज बन गई, सिंगल प्राइम पे लगाया तो ये वाली पूरी चीज बन गई, खाली वाई पर लगाया यानी कि एल ऑफ वाई लगाया तो वो कैपिटल वाई, एल ऑफ वाई लगाएंगे तो कैपिटल वाई होता है तो वो बी के साथ कैपिटल वाई आ गया। स्मॉल आर के ऊपर लगाया आपने तो वो कैपिटल आर बन गया ऑफ एस टी था टाइम डोमेन। जब आप लेप्लास लगाते हैं तो वो हर चीज एस डोमेन में, स्पेस डोमेन में चली जाती है। ठीक है, where r of s is equals to l of r। ठीक है ना, ये जो l of r था उसके ऊपर जब लेप्लास लगा तो वो कैपिटल R ऑफ s बन गया। Selecting the y terms we have subsidiary equation। अब यहाँ से आपने y को एक तरफ रख लिया ताकि टर्म्स को दूसरी तरफ खींच लिया, तो ये बेसिकली आपको तो लेप्लास चाहिए ना, इसलिए y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो आप देखें कैपिटल Y आपका एक तरफ आ गया, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली गई क्वेश्चन के। आर ऑफ एस तो पहले से उधर था तो वो प्लस ही रहा, बाकी चीज़ें जो प्लस थी वो माइनस हो गई, जो माइनस थे वो प्लस हो गए। तो ये जो इक्वेशन बनी है आपकी यहाँ से, दिस वी कॉल एज द सब्सिडियरी इक्वेशन। दिस इज where step 1 complete। Step 2 solution of the subsidiary equation by algebra। अलजेब्रा से मुराद है कि आप इसका सोल्यूशन निकालें। कैसे निकलेगा, y आपको कैलकुलेट करना है तो ये चीज पूरी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वेशन को उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को एंड यूज द सो कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो आपने जब इसको डिवाइड करा पूरी इक्वेशन में बोथ साइड्स, तो यहाँ से इक्वेशन 6 बन गई। अच्छा, अब ये चीज जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इस हवाले से कि ये जो है ना उधर जाके मल्टीप्लाई कर रही है सब चीजों को। ठीक है, तो अब ये चीज जब y इज इक्वल टू उधर जाएगी तो ये डिवाइड चली जाएगी ना, मैंने उस 1/s स्क्वायर प्लस a प्लस b को क्यों s कह दिया क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करने की शक्ल पे लिखा तो वो कुछ इस तरह से बन गया, मतलब आप चाहे इसको ऐसे लिखे
यह ऐसे लिखिए, इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लें। एस प्लस 1/2 ए होल स्क्वायर को आप खोलेंगे माइनस 1/4 ए स्क्वायर से, तो यही वाली चीज बन जाएगी। अच्छा, तो ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में सहूलत हो जाए। क्या सहूलत हुई इसको सिंप्लीफाई करने से? सहूलत ये हुई कि अब आपके पास वाई एस क्या आ गया। ठीक है, अब आपको ये डरावना सा फंक्शन ही नजर आएगा, बल्कि आपने क्या करा, आपने ये आप उधर ले जाके इसको डिवाइड करते, आपने इसको 1/q का नाम दिया डिवाइड करके, और q को इस पूरी चीज से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, q से वो पूरी चीज मल्टीप्लाई हो गई। अब जो कैपिटल आ रहा है इस बचा था, वो भी q से मल्टीप्लाई हो गया, और q ऑफ s क्या है, वो इसके बराबर है। आप इसमें से लेफ्ट हैंड वाला आर्ग्यूमेंट ले लें या राइट हैंड वाला आर्ग्यूमेंट ले लें। ठीक है, तो अब यहाँ आपने इनकी इनिशियल वैल्यूज जो आपको गिवन थी वो आपने रिप्लेस कर दी कि y0 और y प्राइम 0 जो थे वो दोनों 1 थे। अगर आप वो इनमें रख देते, इनपुट कर देते, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब ये पूरी चीज तो 0 हो जाएगी ना। यहाँ पर अगर मैं y0 की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा खत्म, y प्राइम 0 की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा, यानी ये पूरा फैक्टर तो 0 हो गया। तो y(s) इज इक्वल टू r(q), ये बचेगा ना खाली। ठीक है, तो ये यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि सब एस के अंदर है तो y इक्वल्स टू आर क्यू आ गया। एस क्यू जो आपने निकाला था वो y अपॉन आर आ गया। y क्या चीज थी, आउटपुट था, और r क्या था, वो इनपुट था। अरे कि आउटपुट और इनपुट का लैप्लास आप लेते हैं तो आपको क्यों मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको क्या, अच्छा ये इज इक्वल है माइनस है ये, ठीक है ना, सो डोंट गेट, ये माइनस है ये इज इक्वल है। Is the name of Q different. अब ये देखिए, ये Q आपने निकाला था ना, न्यूमिनेटर को बड़ा करती है और डिनोमिनेटर को बड़ी करने वाली चीज Q को छोटा करेगी। लिहाजा Q का सारा दारोमदार ए और बी पर है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि वो कैसे। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ y टू ऑब्टेन ओरिजिनल y, that is Laplace inverse of y, we reduce 7 usually by partial fraction। ये बहुत important step है। इसका यहाँ पर Laplace में बहुत इस्तेमाल होगा। जैसे किसी को partial fraction में प्रॉब्लम है तो मेरी, क्योंकि जब तक partial fraction आपकी कंप्लीट या स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको हमेशा Laplace में तो प्रॉब्लम लाजमी रहेंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आप हैंडल नहीं कर सकते। बाकी जो प्रूफ्स थे जो हमने विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन वाले कर लिए थे वहां तक तो चले जाएंगे, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। तो आप पुराने हाई स्कूल के अपने नोट्स निकाल के उसको चाहे तो रिवाइज कर लें या देख लें कि पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे किया करते थे। डेफिनेटली आपने करी भी चीज़ है, कोई नई चीज़ तो है नहीं,
तो आप एक दफ़ा उसको देखेंगे, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या किसी छोटे बहन भाई या कज़न के पास कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताब पढ़ी हो मैथ्स की, तो उससे भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। यानी कि समझा हुआ तो है मेजॉरिटी ने, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा ये काम आप कैसे किया करते थे। ठीक है, इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आपको, दिस इज फॉर श्योर। Partial fraction as in calculus. So the sum of terms whose inverse can be formed from tables. ठीक है, तो वो आप टेबल से निकाल सकते हैं। अच्छा, let me rejoin. Let's see what happens.